स्वागत है आप सभी का समर्पण की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन क्लासों में। अपन बात कर रहे थे, बॉटनी की यूनिट थी रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। उसी यूनिट का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। दूसरे अध्याय के जो कुछ टॉपिक थे वो पढ़ने डिस्कस कर लिए थे। अपन ने सबसे पहले बात करी थी परागकोश की। टॉपिक का जो मुख्य भाग था वो था मेल एंड फीमेल, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। उसी में अपन ने जो प्रारंभ में शुरू किया था वो किया था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। उसी के लिए सबसे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करी थी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे पहला जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी परागकोश का परिवर्धन। उसके बाद जो अपना टॉपिक था वो अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, परागकोश की संरचना। उसके बाद जो अपना टॉपिक अपन ने पढ़ा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, परागकण की संरचना। उसके बाद जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था डिहेसेंस ऑफ एंथर, परागकोश का स्फुटन। और उसी क्रम में जो अपना अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। इसी यूनिट का जो टॉपिक है वो है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, जिसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रक्रिया को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अगर हम बात करें नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए नर युग्मकोद्भिद क्या होता है। हमने अब से जो प्रीवियस वीडियो थे उनमें बात करी थी नर युग्मकोद्भिद की। अंकुरित परागकण को ही क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। जो अंकुरित परागकण होता है, परागकण का अंकुरण होने के बाद उसे क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद। यानी नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्धन होता है वो किससे होता है? परागकण से होता है। इसका मतलब परागकण या लघु बीजाणु को ही क्या कहा जाता है? नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका। सीधा क्वेश्चन अगर मैं उठा के ऐसे पूछूं कि नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका किसे कहा जाता है? परागकण या लघु बीजाणु को कहा जाता है। परागकण या लघु बीजाणु ही युग्मक जनन की प्रक्रिया या गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मकोद्भिद। आप ये भी ध्यान रखें, नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रक्रिया को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। या आप ये भी याद रखें कि युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा ही परागकण किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। ये सब बातें अपन ने पहले से कर रखी हैं। अब हम नर युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट की बात करें तो इसके प्रवर्धन की प्रक्रिया को अपन 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। अपना जो पहला है वो है परागण पूर्व परिवर्धन। एक टॉपिक तो अपना ये है इसके परिवर्धन की प्रक्रिया का, परागण की प्रक्रिया से पहले इसका परिवर्धन। दूसरा जो टॉपिक है वो है परागण पश्चात परिवर्धन। परागण शब्द अपने लिए यहाँ नया आया है, जिसका अपने अगले अध्याय चैप्टर नंबर 3 में इसकी बात करेंगे। वास्तव में जो परागण शब्द अपन काम में ले रहे हैं वो क्या है? पॉलिनेशन, यानी परागकणों का परागकोश के स्फुटन के बाद जो परागकण बाहर निकलते हैं कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा या जल के द्वारा, इन परागकणों का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वर्तिकाग्र तक पहुंचना। जो वर्तिकाग्र फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट है उस वर्तिकाग्र पर परागकणों का पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो हम इसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया को परागण की प्रक्रिया से पहले यानी कहाँ संपन्न हो रही है? परागकोश के अंदर। और परागकोश के स्फुटन के बाद जब परागकण निकलकर बाहर आ जाते हैं उसके बाद की जो प्रोसेस है वो है परागण पश्चात परिवर्धन। 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके अपन पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले अपन इसको यहाँ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपन कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम नंबर 1, 2, 3 और ये 4, इसको मैंने 2 पार्टों में डिवाइड किया। ये इधर से इधर वाला जो पार्ट है ये परागण पूर्व परिवर्धन की प्रक्रिया को दर्शा रहा है, और इधर वाला जो ये पार्ट है ये पश्चात परिवर्धन की प्रक्रिया को दर्शा रहा है। पराग पश्चात परिवर्धन भी इसको अपन बोल सकते हैं। ये जो डायग्राम है ये चारों डायग्राम परागण पूर्व परिवर्धन की प्रक्रिया को दर्शा रहे हैं। अपन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला इसको माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। इसके परिवर्धन की प्रक्रिया को माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। ये जो आपको नज़र आ रही है संरचना, ये अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद कह सकते हैं इसको अपन। ये परागकण है जो किस में मौजूद है? परागकोश के अंदर मौजूद है। वहाँ हम इसको परिपक्व नर युग्मकोद्भिद अभी इसे नहीं कहेंगे अपन, इसे हम कह सकते हैं अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद। इसका जो विकास होता है ये
नरयुग्मकोद्भिद की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरयुग्मकोद्भिद का विकास परागकोश में ही शुरू हो जाता है, लेकिन चूंकि पूर्ण नहीं हो रहा, वहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए अपरिपक्व नरयुग्मकोद्भिद बोल रहे हैं अपन इसको यहाँ। तो ये परागकोश के अंदर एक अपरिपक्व नरयुग्मकोद्भिद या परागकण है। परागकण की संरचना में मैंने यही तो पढ़ा था, ये जो बाह्य चोल है ये अंत्यचोल है, इसके अंदर ये क्या है, एक केंद्रक है और इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ है। तो ये परागकोश के अंदर इसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। ये जो आपको केंद्रक नज़र आ रहा है ये पहले सेंटर में मौजूद रहता है। इसके अंदर क्या है, ये कोशिका है, एक कोशिकीय संरचना है ये। इसके कोशिका द्रव में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ मौजूद हैं। अब ये जो छोटी छोटी रिक्तिकाएँ इसके कोशिका द्रव में मौजूद हैं, ये रिक्तिकाएँ धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाती हैं। इन रिक्तिकाओं के आपस में जुड़ने से एक बड़े आकार की रिक्तिका का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जब रिक्तिका का आकार बड़ा हो जाता है तो ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक खिसक कर कहाँ चला जाता है, परिधि की ओर चला जाता है। डायग्राम में स्पष्ट रूप से ये चीज़ें नोट की हुई हैं। आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, ध्यान दें, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये एक अपरिपक्व नरयुग्मकोद्भिद की संरचना है। नरयुग्मकोद्भिद का विकास परागकोश में ही शुरू हो जाता है। इसमें हमारे को एक अगुणित केंद्रक नज़र आ रहा है और इसके अंदर ये कोशिका द्रव भरा हुआ है। ये जो लेयर है ये बाह्य चोल है और ये जो लेयर है वो अंत्यचोल है। ये परागकणी तो है। इसके बाद इसमें जो कोशिका द्रव में जो छोटे छोटे आकार की रिक्तिकाएँ हैं वो आपस में जुड़ने लग जाती हैं। इन रिक्तिकाओं के जुड़ने से बड़े आकार की रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। बड़े आकार की रिक्तिका बनने से केंद्रक खिसक कर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा परिधि की ओर चला जाएगा। ये केंद्र के यहाँ थोड़ा सा परिधि की ओर चला गया। यहाँ भी इसको मैंने नोट किया है अगुणित केंद्रक। अगुणित मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी ही है, परागकण अगुणित ही होता है। तो अगुणित केंद्रक किधर चला गया, परिधि की ओर चला गया। रिक्तिका आकार में थोड़ी बड़ी जो स्पष्ट रूप से हमें नज़र आने लग गई। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, प्रथम समसूत्री विभाजन होता है। प्रथम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट की पूरी प्रोसेस के दौरान, यानी नरयुग्मकोद्भिद के परिवर्धन की पूरी प्रक्रिया के दौरान 2 बार समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। एक बार तो हमने यहाँ देखा कि इसके अंदर अब क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसको अपन पहला समसूत्री विभाजन बोल रहे हैं। एक समसूत्री विभाजन की प्रोसेस परागण पश्य परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान होगी। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है ये कि इसके नरयुग्मकोद्भिद के परिवर्धन के दौरान कितनी बार समसूत्री विभाजन होता है, 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। पहली बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो देखो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में 2 स्टेप में संपन्न होती है। पहली बार कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक का विभाजन होगा, फिर दूसरी बार क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव का विभाजन होगा। तो सबसे पहले समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में केंद्रक का विभाजन होगा, या मैंने इसको लिख भी दिया है, केंद्रक का विभाजन होगा तथा कोशिका द्रव का असमान विभाजन होगा। पहले केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन होने से 2 केंद्रक बन जाएंगे। एक केंद्रक सेंटर में रहेगा, दूसरा जो केंद्रक बनेगा वो किधर चला जाएगा, परिधि की ओर चला जाएगा। ध्यान दें, ये जो केंद्रक था इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन हो गया। अब समसूत्री विभाजन में हम जानते हैं कि केंद्रक, एक ही केंद्रक विभाजित होकर कितने केंद्रक बना लेगा, 2 केंद्रक बना लेगा। और उसके बाद कोशिका द्रव का विभाजन भी होगा। तो जब इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक बन गए। एक केंद्रक आकार में थोड़ा सा छोटा और दूसरा केंद्रक आकार में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा। बड़ा केंद्रक कहाँ मौजूद रहता है, परिधि में, और छोटा केंद्रक किधर चला, बड़ा केंद्रक कहाँ मौजूद रहता है, सेंटर में, केंद्र में, और छोटा केंद्रक कहाँ चला जाता है, परिधि की ओर। ये जो छोटे वाला केंद्रक है जो परिधि की ओर चला जाता है, इसे जनरेटिव न्यूक्लियस या जनन केंद्रक भी कहा जाता है। इसी को जनरेटिव भी बोलते हैं, इसे जनन केंद्रक कहा जाता है। ये जो दूसरा केंद्रक सेंटर में मौजूद है, ये केंद्रक आकार में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, केंद्र में मौजूद है। इसे कायिक केंद्रक भी कहा जाता है, इसे ही नलिका केंद्रक भी कहा जाता है, और अपन इसे ही वेजिटेटिव केंद्रक भी कह सकते हैं। कायिक केंद्रक, नलिका केंद्रक और वेजिटेटिव केंद्रक, तीनों ही नाम इसी केंद्रक के हैं। केंद्र का विभाजन हो गया। अब उसके बाद कोशिका में मौजूद इस कोशिका द्रव का विभाजन होगा, लेकिन कोशिका द्रव का विभाजन एक समान नहीं होगा, असमान कोशिका द्रव का विभाजन होगा। मतलब एक तरफ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कोशिका द्रव और दूसरी तरफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो असमान कोशिका द्रव का विभाजन होगा। यहाँ मैंने लिखा है साइटोप्लाज्म के असमान विभाजन के कारण 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। दोनों केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका द्रव जो जमा होगा, एक केंद्रक के चारों तरफ कम और दूसरे केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह साइटोप्लाज्म के असमान विभाजन के कारण 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। अपन इसको, ये जो पार्ट है इसको इधर लेके आ गए हैं समझने के लिए, ताकि दूसरे वाले परागण पश्य परिवर्तन की प्रक्रिया को अपन यहाँ समझ सके। अब 2 कोशिकाएं बन गई। जो जनन कोशिका बनी वो आकार में क्या है, छोटी,
और जो कायिक कोशिका बनी वो आकार में क्या है, बड़ी। तो इस तरह दो कोशिका वाली अवस्था हमारे को ये प्राप्त हो गई या बन गई। अब दो कोशिका वाली अवस्था में हमें इसमें ये देखना है कि इसमें जो जनन कोशिका आपको नजर आ रही है, जनन कोशिका, ये जनन कोशिका है। ये जो कोशिका आपको नजर आ रही है ये जनन कोशिका है। इस जनन कोशिका को चारों ओर से कैलोज की एक परत घेरी रहती है। कैलोज की परत की हम पहले भी बात कर चुके, जो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट से निर्मित परत है। तो जनन कोशिका को चारों ओर से कौन घेरे रहती है, कैलोज की परत इसको चारों ओर से घेरे रहती है। अब 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण परागकोश के स्फुटन से बाहर आ जाता है। ये जो दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण हमारे पास बन गया। अब इस अवस्था के अंदर जब परागकोश में ये दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बन जाता है तो परागकोश का स्फुटन होता है और परागकण निकल कर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन ये सिचुएशन अपने को सिर्फ, या ये प्रक्रिया सिर्फ 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ही अपने को देखने को मिलेगी। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अधिकांशतः अपने को ये अवस्था देखने को मिलती है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें दो कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बाहर नहीं आता, अपितु 3 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण निकलकर बाहर आता है स्फुटन के समय। कैसे? ये जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक क्या करता है, स्फुटन से पहले ही ये केंद्रक डिवाइड हो जाता है। इस केंद्रक के डिवाइड होने से कितने केंद्रक बन जाते हैं, 2 जनन केंद्रक बन जाते हैं। तो ये इससे बनने वाले 2 जनन केंद्रक यहाँ लिखा है मैंने। जनन सेल विभाजित हो जाएगी, ये जो जनन सेल है ये विभाजित होगी, 2 नरयुग्मक या 2 केंद्रक बन जाएंगे। तो 2 इससे बनने वाले 2 नरयुग्मक, जनन कोशिका के विभाजन से बनने वाले 2 नरयुग्मक और एक ये कायिक सेल, ये तीनों अवस्थाएं जब निर्मित हो जाती हैं उसके बाद परागकोश का स्फुटन होगा। लेकिन ये अपने को 40% एंजियोस्पर्म प्लांट में ही देखने को मिलेगी। 60% में तो इस अवस्था के अंदर परागकोश का स्फुटन होगा। अब परागकोश का स्फुटन हो गया, परागकण परागकोश से बाहर आ गए। अब वो कीटों के द्वारा या जल के द्वारा या वायु किसी भी एक माध्यम की सहायता से कहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पार्ट है वर्तिकाग्र, उस पर ये पहुंच जाएंगे, जिसको अपन ने जायांग अपन ने बात करी थी पहले जब चैप्टर शुरू किया था। तो जायांग के वर्तिकाग्र वाले पार्ट पर ये परागकण वहाँ पहुंच जाएंगे। अब अगली जो प्रोसेस संपन्न होगी उसे कहा जाएगा परागण पश्चात परिवर्धन, यानी परागण की प्रक्रिया के बाद होने वाला परिवर्धन। ये जो परिवर्तन होगा वो कहाँ पर होगा, वर्तिकाग्र पर होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ इसको, ये अपने पास फीमेल पार्ट वाला अंग है, ये भाग है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अंडप वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र है। तो परागकण यहाँ पहुँच गया, किसी भी एक माध्यम के द्वारा परागकण ये हमारे पास यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँचने के बाद परागण के प्रोसेस में क्या होगा, इधर देखो, परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में परागकोश से बाहर निकलेगा। परागण की प्रक्रिया के द्वारा परागकण जल के द्वारा, कीट के द्वारा या वायु किसी भी एक माध्यम की सहायता से किस पर पहुँच जाएगा, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाएगा। अब जनन सेल के चारों ओर पाई जाने वाली जो कैलोज है वो घुल जाएगी, जिससे जनन सेल तर्कोकार हो जाएगी। अब आपको ध्यान देना ये है कि ये जो जनन सेल है इसके चारों तरफ अपन ने बात की थी यहाँ लास्ट में, यही तो थी कैलोज परत। अब ये परागकण परागकोश से बाहर आके वर्तिकाग्र पर पहुंच गया। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा तो जनन कोशिका के चारों तरफ जो कैलोज की परत थी ये घुल जाएगी। कैलोज की परत घुलने से जो जनन कोशिका है ये शुरू में तो लेंस के आकार की दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है और लेंस के आकार से कौन सा रूप ले लेती है, तर्कु रूप ले लेती है। तर्कु रूप होने के बाद ये जो कायिक कोशिका है उसके कोशिका द्रव में ये क्या होने लग जाती है, तैरने लग जाती है। अब ये कोशिका तर्कु रूपी क्यों हो जाती है, ये तर्कु रूपी इसलिए होती है कि जब परागकण का अंकुरण होता है और जो अंत्यचोल है वो परागनलिका का निर्माण करती है, तो जनन कोशिका तर्कु रूपी होने के कारण इसकी ये सहायता करती है। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ हमने ये देखी कि ये जो जनन सेल और कायिक सेल दोनों बनते हैं, इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जनन सेल और कायिक सेल दोनों के अंदर डीएनए की मात्रा तो क्या होती है, सेम। कायिक कोशिका के डीएनए केंद्रक में भी डीएनए उतना ही होगा जितना जनन कोशिका के केंद्रक में होगा। लेकिन अगर बात करें आरएनए की, तो आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका और जनन कोशिका दोनों में एक समान नहीं होगी। कायिक कोशिका का जो कोशिका द्रव है उसमें आरएनए की मात्रा जनन कोशिका के कोशिका द्रव में मौजूद आरएनए की मात्रा से क्या होगी, ज़्यादा।
इस तरह दोनों कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा तो होती है एक समान, लेकिन दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में डीआरएनए की मात्रा एक समान नहीं होती। कायिक कोशिका में आरएनए जनन कोशिका की तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब वापस यहाँ आ जाते हैं। ये जो कैलोज की परत है ये धीरे धीरे घुल जाती है। जनन कोशिका पहले लेंस के आकार की दिखाई देती है और फिर कैसी हो जाती है, तर्कुरूपी। तो अब ये जो डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम नंबर 1, 2 और 3, ये परागण पश्य परिवर्धन की प्रक्रिया को दर्शा रहे हैं। तो ये जो तर्कुरूपी जनन सेल है ये यहाँ से मुक्त हो जाएगी कैलोज की परत के पिघलने के बाद, गलने के बाद या घुल जाने के बाद। और इस कायिक, ये संपूर्ण कोशिका कायिक कोशिका ही तो थी, तो इसके कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। तो ये देखो इसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ बाकायदा दर्शा रखा है। ये कायिक सेल है, ये कायिक सेल का केंद्रक है, ये जनन सेल का केंद्रक है, और ये संपूर्ण तर्कु जैसी संरचना वाली क्या है, जनन सेल है। तर्कुरूपी जनन सेल जो कायिक सेल के कोशिका द्रव्य में क्या करेगी, तैरने लगेगी। अब उसके बाद क्या होगा, इस जो परागकण की जो अंत्यचोल है, यहाँ पर चूंकि क्या है, यहाँ पर जनन छिद्र है, एक परागकण की जो बाह्य चोल है वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन का जहाँ जमाव नहीं होता वहाँ तकरीबन 2 या 3 अपने को क्या देखने को मिलेंगे, डाइकोट में जनन छिद्र देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही ये परागकण वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो वर्तिकाग्र की सतह से ये नमी और जल और अन्य पोषक पदार्थों को वहाँ से क्या कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है। इस अवशोषण के कारण इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसकी मात्रा धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। ये बढ़ती हुई कोशिका द्रव्य की मात्रा इसकी अंत्यचोल पर क्या लगाएगी, दबाव लगाएगी। तो इसकी अंत्यचोल इस दबाव की वजह से ये जो कोई सा भी एक जनन छिद्र है, इस जनन छिद्र की सहायता से अंत्यचोल परागनलिका के रूप में क्या होना शुरू होगी, अंकुरित होना शुरू होगी। इसका मतलब एक अंकुरित परागकण के अंदर जो परागनलिका का निर्माण होता है, वास्तव में वो परागनलिका अंत्यचोल ही बनाती है। वो अंत्यचोल ही कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ने की वजह से जनन छिद्र के से परागनलिका के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब ये जो अंत्यचोल परागनलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकलना शुरू होगी। हालांकि ये भी ध्यान रखें कि जब परागनलिकाएं बनती हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही परागनलिकाएं बने, क्योंकि एक से ज़्यादा जनन छिद्रियाँ मौजूद हैं तो कई बार एक से ज़्यादा परागनलियों का निर्माण भी होता है। ये प्रक्रिया हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब पोलिनेशन पढ़ेंगे हम वहाँ। अब चूँकि अंत्यचोल परागनलिका के रूप में बाहर निकल गई तो ये जो कायिक कोशिका थी, इस कायिक कोशिका का केंद्रक है वो क्या करेगा, परागनलिका के साथ, परागनलिका का जब अंकुरण होगा तो कोई कायिक कोशिका का कोशिका द्रव्य इसके साथ साथ क्या करने लग जाएगा, परागनलिका में बहने लग जाएगा। उसी के साथ जो कायिक कोशिका का जो केंद्रक था वो केंद्रक भी कहाँ आ जाएगा, परागनलिका में आ जाएगा। परागनलिका के अंदर ये केंद्रक यहाँ आ गया, तो ये जो केंद्रक है कायिक कोशिका का केंद्रक, ये केंद्रक यहाँ मैंने इसको लिखा है नलिका, इसे नलिका केंद्रक की तो कहते हैं, इसे नलिका केंद्रक कहा जाता है। ये इसके पीछे पीछे ये नलिका केंद्रक परागनलिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। परागनलिका जो आगे आगे वृद्धि करती है ना, इसकी वृद्धि को निर्देशित करने का काम करता है, आगे जाकर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस केंद्रक के साथ साथ बहुत सारा कोशिका द्रव्य भी परागनलिका में आ गया। इस कोशिका द्रव्य के साथ साथ जो जनन कोशिका थी वो जनन कोशिका भी कोशिका द्रव्य के साथ बहती हुई किस में प्रवेश कर जाएगी, परागनलिका में प्रवेश कर जाएगी। अब जिस जनन कोशिका की हम बात कर रहे हैं, ये जनन कोशिका जैसे ही परागनलिका में प्रवेश करेगी तो परागनलिका में प्रवेश करते ही जनन कोशिका का जो केंद्रक है वो डिवाइड हो जाएगा, और जनन कोशिका के केंद्रक परागनलिका में प्रवेश करते ही विभाजन के बाद कितने नरयुग्मकों का निर्माण कर लेगा, वही एक केंद्रक विभाजित होकर 2 नरयुग्मक बना लेगा। अब इन दोनों नरयुग्मकों की बात करें तो ये दोनों नरयुग्मक अचल है, स्वतः गतिमान नहीं है। ये दोनों नरयुग्मक अचल हैं, दोनों एक एक कोशिकीय संरचना है। अगर एक नरयुग्मक की प्रत्येक एक की बात करें तो प्रत्येक एक नरयुग्मक अचल है, एक कोशिकीय है, एकशाबिक है और अगुणित है, एक केंद्रकीय है। दोनों मतलब एक जनन कोशिका डिवाइड होकर पहले उसका केंद्रक विभाजित होगा, केंद्रक विभाजित होने से 2 नरयुग्मक बनेंगे। तो दोनों नरयुग्मक एक कोशिकीय अवस्था है, दोनों में एक एक केंद्रक मौजूद है। अपन ये कह सकते हैं कि दोनों नरयुग्मक एक एक केंद्रक के रूप में मौजूद हैं, दोनों एकशाबिक हैं और दोनों ही क्या हैं, अचल हैं। अब ये जो हमारे पास एक केंद्रक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये गया, तो हमारे पास कुल मिला के ये दोनों, ये जो दो, ये भी तो केंद्रक ही तो हैं जिनको अपन दोनों को नरयुग्मक बोल रहे हैं। तो परागकण से बनने वाली 3 केंद्रकीय रचना, ये जो 3 केंद्रक हमारे पास बन गए, देखो जनन सेल का केंद्रक परागनलिका में प्रवेश करने पर समसूत्री विभाजन द्वारा, मैंने मुख्य बात यहाँ नहीं बताई, मैं इसको अब बता रहा हूँ, समसूत्री विभाजन के द्वारा जैसे यहाँ पर ये प्रवेश करेगी जनन कोशिका,
तो समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन से जनन कोशिका कितने केंद्रकों में बढ़ जाएगी, 2 केंद्रकों में। एक समसूत्री विभाजन यहाँ हुआ था, दूसरा समसूत्री विभाजन यहाँ हो रहा है। इसका मतलब नर युग्मकोद्भिद के परिवर्धन की प्रक्रिया में कितनी बार समसूत्री विभाजन हो गया, 2 बार। पहला परागण से पूर्व, परागण की प्रक्रिया से पहले परागकोश में, और दूसरा वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागनलिका में। तो इस तरह कितने बार समसूत्री विभाजन हो रहा है, 2 बार। तो जनन सेल का केंद्रक परागनलिका में प्रवेश करके समसूत्री विभाजन से विभाजित होगा, और विभाजित होकर कितने केंद्रक बना लेगा, 2 केंद्रक। इस तरह 2 केंद्रक तो ये, और एक इकाई कोशिका का केंद्रक, 3 केंद्रकों वाली परागकण से बनने वाली इसी 3 केंद्रकीय रचना को परिपक्व नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। अब हमें जो ये संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना परिपक्व नर युग्मकोद्भिद की संरचना है। और ध्यान दें, यही परिपक्व नर युग्मकोद्भिद अब ये परागनलिका आगे चलकर वृद्धि करती हुई बीजांड में प्रवेश करेगी। जब ये बीजांड में प्रवेश करेगी तो प्रवेश करने के बाद परागनलिका का स्फुटन होगा, कायिक केंद्रक नष्ट हो जाएगा। ये जो दोनों केंद्रक हैं, ये केंद्रक बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वहाँ पर जो बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सैक जो मादा युग्मकोद्भिद है, मादा युग्मकोद्भिद में इन दोनों केंद्रकों के का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। दोनों केंद्रक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो इस तरीके से ये एक संपूर्ण परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। इसी के साथ अपना जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट वाला जो मुख्य टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका होता है। अब अपन जो अगली बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट की, यानी मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका परिवर्धन। और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक अपना शुरू होगा वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मादा नर युग्मकोद्भिद के निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो अपना जो पहला टॉपिक है वो अपन शुरू करने जा रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला पुष्प का जो मादा पार्ट है वो क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है। थैंक यू। बाकी बातें अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।